नमस्कार, मेरा नाम है निखिल काम्बोज और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का YouTube के YouTube चैनल पर, वीडियोग्राम के YouTube चैनल पर। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे हैं और इसमें हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो लेक्चर 1 किया, चैप्टर 1 का, उसमें हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। और अब हम करेंगे उन चार्ज के बीच में अगर फोर्स होगा तो कितना फोर्स होगा। वी विल बी काउंटिंग द मैग्नीट्यूड नाउ। ठीक है, तो यहाँ हमारा जैसे Q1 चार्ज है, इधर हमारे पास Q2 चार्ज है। तो इन Q1 Q2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होने वाला है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से जस्ट पहले थोड़ा सा ये ओरिजिन कहाँ से है, हिस्ट्री पे जाता है हल्का सा। किस टाइम पर ये सब डिस्कवरीज हो रही है, वो टाइम भी बहुत क्रूशियल है। और क्योंकि अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर बहुत सारी चीजें हम रिलेट करेंगे इस हिस्ट्री से। अभी फिलहाल कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में एक बहुत फेमस अपना काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो बिजली कड़कती है ना आसमान में, ये जो बादलों में बिजली कड़कती है, ये और जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज है। योगदान रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, उन्होंने कूलम्ब्स लॉ तो फेमस है ही। तो इसी को हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। क्या बताएगा? दो चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। जैसे ये रॉड है, ये रॉड और ये बिट्स ऑफ पेपर, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, उस मैग्नीट्यूड को काउंट करने के लिए हमारे पास जो लॉ है उसको हम कूलम्ब्स लॉ कह रहे हैं। ऑलराइट, तो आते हैं सीधा लॉ पे आते हैं। क्या बोला कि एक दो चार्ज ले, एक चार्ज लिया मैंने Q1, ये ब्लू कलर की बॉल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डायग्राम देखो जरा, और ये रेड कलर की बॉल से Q2 चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया। दो चार्ज है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कूलम्ब ने बोला ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। Force is directly proportional to product of both the charges. Force between two charges at rest is first point directly proportional to product of charges. मतलब F is directly proportional to Q1 Q2. Second point, inversely proportional to square of distance between them. That means force is inversely proportional to the distance, square of distance between them. इन दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस है, Q1 Q2 के बीच में r डिस्टेंस है, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशन था ना। याद करो, दो मास होते थे m1 m2, न्यूटन वाले चैप्टर में m1 m2 दो मास r डिस्टेंस अपार्ट है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? न्यूटन ने कहा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। याद है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यस वही जी, यस यस यस, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए तुमने बहुत पसीने छुड़वाए हैं। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू Q1 Q2, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने मर्ज कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड हो गए, R दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया। और ये K क्या चीज आ गई? इस K इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट K है, ये K डिपेंड करेगा मीडियम पे। जो दो चार्ज है ना Q1 Q2, उन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है, उस चार्ज, उस मीडियम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट है K। तो K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस ऑन द एंड ऑन द सिस्टम ऑफ फ्लूइड्स, ऑब्वियसली उसको भी डिपेंड करता है। एयर और वैक्यूम के लिए इस K की वैल्यू 9 × 10⁹ रहेगी। इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस अभी देखते हैं अगली स्लाइड में। इस K को हम 1/4πε0 भी लिखते हैं, ठीक है। ये वाले K को हम 1/4πε0 भी लिखते हैं, जिसकी वैल्यू अगेन वही 9 × 10⁹ रहने वाली है। इसको याद रखना, ये अभी आगे कंफ्यूजन करता है ये K से बहुत सारे कांस्टेंट हो जाते हैं ना, तो ये K कंफ्यूजिंग हो जाता है आगे चलके। तो तुम्हें लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें याद रखना है K यहाँ पर 1/4πε0 है, और ये जो K है ये मीडियम की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो एप्सिलॉन नोट आया क्या, दिस इज द मेजर ऑफ परमिटिविटी।
तुम्हारे मीडियम ने ये जो Q1 Q2 के बीच में मीडियम था ना, इसने कितना अलाउ किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने के लिए, उसको हम मेजर करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12। ये यही फॉर्मूले से आई है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जैसे ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ और 9 into 10⁻9 को इधर नीचे ले आओ, सॉल्व कर दो तो तुम्हें ये 8.85 into 10⁻12 मिल जाएगा। इनकी यूनिट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, आगे क्वेश्चंस आएगा तो मैं डिटेल में इसको करूंगा, पर ये यूनिट्स भी पूछी जाती है, यूनिट्स डायमेंशन सब पूछा जाएगा, ठीक है। 1 कूलम कितना होता है, तो ये हम वही ये जो 9 into 10⁻9 अभी वैल्यू आई थी ना पीछे, ये जो पीछे वैल्यू आई थी 9 into 10⁻9, ये वहीं से डिफाइन करेंगे। हमें एक फॉर्मूला पता है फोर्स का, क्या कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, या वो देखेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या करा भाई, दो चार्ज थे ना, एक चार्ज था Q1, एक दूसरा चार्ज था Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस था R। तो तुमने क्या किया, इस Q1 को भी 1 कूलम कर दिया, इस Q2 को भी 1 कूलम कर दिया, इस डिस्टेंस को भी 1 मीटर कर दिया। Q1 Q2 इक्वल टू 1 कूलम और R इक्वल टू 1 मीटर कर दिया। यानी तुम्हारा जो फॉर्मूला बन गया कुछ ऐसा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 into 1/1 स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, हटाओ इसको साइड करो, तो हमारे पास आता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी फोर्स और वो जो कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आया था, वो दोनों सेम है। कब? जब दोनों चार्ज 1 कूलम के और दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब दो 1 कूलम के चार्ज को 1 मीटर अपार्ट इन एयर अगर रख दिया जाए, तो जिस फोर्स से रिपल्शन होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये 9 into 10⁻9, और इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। यहीं से हम इस 1 कूलम को डिफाइन करते हैं कि 1 कूलम इज दैट मच चार्ज which when placed in vacuum at a distance 1 meter from one equal and similar charge, मतलब एक तुमने 1 कूलम का चार्ज दिया और इसको दूसरे बराबर वाले चार्ज से ही 1 मीटर दूर रख दिया, तो जिस फोर्स से रिपेल करेंगे वो फोर्स होगा 9 into 10⁻9। अगर ये फोर्स इतना आ रहा है तो मतलब चार्ज 1 कूलम है, इतना नहीं आ रहा तो मतलब चार्ज 1 कूलम नहीं रहा होगा, कुछ और रहा होगा। तुम्हें डेफिनेशन याद है रखनी है, ये डिफाइन करने को आते हैं एग्जाम में, एज इट इज डिफाइन 1 कूलम। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अभी हम पढ़ के आए, के तो हमने अभी पढ़ा सर, के तो आपने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो याद रखना ये वाला के डाई इलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ पर ये जो के आएगा ये कोई और के है, दूसरा के है, नाम एक जैसा इसलिए हल्का सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला नहीं है, इसलिए मैंने रेड से इसको क्रॉस कर दिया, भूल के भी गलती से, सेम मत समझ लेना इसको। ये है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, जब भी कुछ चीज रिलेटिव आ जाएगा तो समझ जाना कंपैरिजन चल रहा है, और कंपैरिजन हम फिजिक्स में करते हैं किसी स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और हम किसका निकालेंगे, हम अपने मीडियम की परमिटिविटी निकालेंगे। तो मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का जो रेशियो है उसे बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। और इस एप्सिलॉन आर को ही हम के से भी डिनोट करेंगे, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वापस से वही एग्जांपल लेता हूं, दो बॉल, एक ब्लू वाली जिसपे Q1 चार्ज था, एक रेड वाली जिसपे Q2 चार्ज था, तो अगर इसके बीच में होती एयर, ये Q1 और ये Q2 छोटी वाली बॉल, इसके बीच में अगर होती एयर तो कितना फोर्स होता? फोर्स होता है K, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो भैया कूलम भैया बता के गए। लेकिन अभी क्या किया हमने, उस एयर की जगह, वैक्यूम की जगह हमने ये येलो कलर का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये एक मीडियम आ गया, ये कोई और मीडियम, दिस इज मीडियम, सम मीडियम। इसकी परमिटिविटी ऑब्वियसली एयर से अलग होगी,
अब परमिटिविटी अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भाई ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, ये आगे नहीं जा पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मीडियम आ गया जो परमिट नहीं कर रहा है या ज्यादा परमिट कर रहा है, मतलब अलग है, सिचुएशन चेंज हो गई। तो अब कितना फोर्स हो जाएगा? अब फोर्स हो जाएगा एफ एम से डिनोट कर रहे हैं, दैट एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो यहाँ नॉट नहीं लगाया, सिर्फ एप्सिलॉन लगाया है, इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो चार्ज तो वही है, डिस्टेंस भी वही है, सिर्फ एप्सिलॉन में चेंज आया। वेयर दिस एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन लिखा जा सकता है। मीडियम नहीं लगाया मैंने, वहां पर एम नहीं लगाया, तो बस एप्सिलॉन लिखा, मतलब मीडियम की है वो। इट इज द मेजर ऑफ हाउ वेल द मीडियम अलाउ और परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू। कितने आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रही हैं तुम्हारे मीडियम से, उसको हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से डिफाइन करते हैं। समझ आया कुछ? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और देखो उसी को, परमिटिविटी को ही यहाँ पर डिफाइन किया है। वैक्यूम में तो हमारा फोर्स ये था, मैंने वहां लिख दिया था वैसे रेड कलर के पेन से। और हम जब मीडियम था तो मीडियम था, एफ एम लिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों के दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दो, एफ नॉट अपॉन एफ एम कर दिया, तो देखो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? एफ नॉट के इनवर्स में एप्सिलॉन नॉट, तो एफ नॉट के इनवर्स में एप्सिलॉन नॉट, और एफ एम के क्रॉस में एप्सिलॉन, एफ एम के क्रॉस में एप्सिलॉन, ये दो यहाँ पर रहेंगे। इन्हीं के रेशियो को तो हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ पर एक और डेफिनेशन उभर के आती है, क्या? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज, ये जो नीचे लिखी हुई है, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस इन द एयर टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, रेशियो ऑफ फोर्स से लेकर और वैक्यूम तक एक, टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेम टू पॉइंट चार्ज हैव सेम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम। दो चार्जेस के बीच में, जब बीच में एयर थी तो कोई फोर्स था एफ नॉट, फिर तुमने क्या किया? कोई मीडियम डाल दिया, मीडियम डाल दिया तो फोर्स हो गया एफ एम। इस फोर्स का जो रेशियो है एफ ओ अपॉन एफ एम, इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। फोर्स का रेशियो है, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ एक नंबर आता है 10, 20, 50, 100, उस नंबर को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी में इतना ही है, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले ये छोटा सा टॉपिक सुपर पोजिशन देख लो, बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्या कहता है कि एक ही पोजीशन पे अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर आ जाएं तो सुपर इम्पोज कर जाते हैं। इंटरेक्शन हो रहा है दो या दो से ज्यादा वेक्टर का, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा वो हम इस प्रिंसिपल से पता करेंगे। जैसे यहाँ ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में बीचों बीच एक फोर्स है एफ ओ, ठीक है, बीचों बीच एक फोर्स है एफ ओ, और इसको अलग अलग 5 पार्टिकल्स पुश कर रहे हैं, रिपेल कर। जैसे ये वाला F1, यहाँ पर तुमने एक पार्टिकल रखा हुआ है Q1 कह लो, से ये F1 फोर्स लगा रहा है इधर। ऐसे इधर ये ग्रीन कलर का यहाँ रखा हुआ है ये F2, ये इस FO को, FO बीच में है, उसको नीचे पुश कर रहा है। F3 ये रहा, ये थर्ड वाला पार्टिकल है, ये इधर F3 को पुश कर रहा है, F0 को इधर की डायरेक्शन। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो एक ही पॉइंट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स जब एक्ट करे, या एक वेक्टर बहुत सारे वेक्टर एक ही जगह पर एक्ट करे, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? फोर्स बिटवीन इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस, ये हो गया। और ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऊपर 3 लाइन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम होगा किसका? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज टेकन वन एट अ टाइम।
यानी जब तुम इनका नेट फोर्स निकालोगे ना, एफओ क्या है, नेट फोर्स और क्यू कह लो, एक चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ, वो जो होगा वो सब का वेक्टर सम होगा। फर्स्ट वाले चार्ज ने कितना रिपेल किया, सेकंड वाले ने कितना रिपेल किया, थर्ड वाले ने कितना रिपेल किया, एन वाले ने कितना किया, इन सब का वेक्टर सम कर दोगे तो तुम्हें नेट फोर्स मिल जाएगा अपने क्यू नोड के ऊपर। आए क्या समझ? इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन करने से पहले लास्ट ये देखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए। अभी जो तुमने फोर्स पढ़ा के Q1/2r², वो तुमने सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ी है, उसके साथ डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और ध्यान से देखो, कुछ वेक्टर्स है, 4 वेक्टर्स है, F12, R12, R21, F21, इनके बस डायरेक्शन समझने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्शन समझ में आ गए तो फिर कुछ नहीं, बहुत आसान से है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बॉल रखी है A, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसे कह लो Q1 चार्ज रखा है, Q1 इज एट द पोजीशन वेक्टर R1। एक चार्ज रखा है B के पास, Q2 चार्ज, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब देखो, एक वेक्टर बनाया A से B की तरफ, ठीक है, A से B की तरफ, यहाँ लिखा भी है सेम चीज, फ्रॉम A टू B एक वेक्टर बनाया जिसको हमने नाम दिया R12, प्लस माइनस छोड़ दिया, R12 देखो बस, R12 क्या है, इधर A से B की तरफ R12, ये दिख रहा है, ये मैंने एरो बना दिया। सिमिलरली B से A की तरफ जो उल्टी डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ, ये मैं यहाँ ग्रीन पेन से बना देता हूँ, ग्रीन पेन से, ये नीचे से ऊपर की B से A की तरफ जा रहा है जो R21 दिख रहा है, ये वाला, तो ये भी लिखा मैंने B to A R21 वेक्टर है। अब जो फोर्स लगेंगे उन फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इन R12 और R21 का हेल्प लेंगे, उनकी यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन को पॉइंट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा भाई Q2 वाले, तो Q2 दिख रहा है, B की बात चल रही है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, A वाले की वजह से B वाले पे कितना फोर्स लग रहा है। अब बात किसकी चल रही है, देखो B की बात चल रही है, ध्यान से देखना, B की बात चल रही है, तो B पे फोर्स किधर लगेगा, ये नीचे की तरफ, बात पुश लगेगा ना, तो F21 लगेगा, F21 ये रहा, F21 इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, डायरेक्शन क्या होगी, A से B की तरफ, A से B की तरफ कौन सा वेक्टर आ रहा है, R2, ये R12 वेक्टर आ रहा है। तो जब मैं F12 को लिखूंगा KQ1/2r², यहां पर मैं इस ये तो R12, सॉरी, F21 जब मैं लिखूंगा, F21 विल बी इक्वल्स टू KQ1Q2 अपॉन R12, R12 लिखूंगा, R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप, क्यों, क्योंकि R12 की डायरेक्शन में है ना, F21 यानी B वाली बॉल पर A वाले की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन देखो, B वाली बॉल ये रही, इस पे A वाली बॉल पुश करेगी, दोनों पॉजिटिव है, दूर जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, R21 की डायरेक्शन में, R12 की डायरेक्शन में, जो रेड सर्कल से किया है, R21 मत कर देना, R21 तो अपोजिट हो जाएगा, वो दूसरे केस में आएगा, ठीक है। तो मैं दूसरा देखो, दूसरे को मैं कोई और पेन ले लेता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, F12 ये जो है, ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 क्या है, A वाला चार्ज, Q2 क्या है, B वाला चार्ज, A वाले पे बात चल रही है, A वाले पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, जिसको मैंने F12 से डिनोट किया, ये F12 क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है, R21 वाली, जो ग्रीन कलर वाली थी, इधर की तरफ है डायरेक्शन, तो R21 वाली डायरेक्शन होगी किसकी, F12 की। F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, पहले वाले A वाले चार्ज पे B की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F12, उसकी डायरेक्शन R21। तो जब मैं F12 को डिफाइन करूंगा, इट विल बी KQ1Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर क्या है, ग्रीन वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, R21, समझ, इसको एज इट इज कॉपी करना है, कई बार खुद से देखना है, तो ये आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं।
फिर ये जो कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। थर्ड लॉ क्या था? एक्शन रिएक्शन वाला लॉ। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला जो लॉ था, एक्शन रिएक्शन, उसकी बात चल रही है। एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर मैं यही देखूंगा, ये जो ए ने बी पे फोर्स लगाया, क्या फोर्स था वो? F21, और बी ने ए पे जो लगाया वो क्या था? F12। ये जो F12 और F21 है, ये इक्वल और अपोजिट है। इक्वल कैसे? कि मैग्नीट्यूड इनके बराबर है। जितना मैग्नीट्यूड F12 का है उतना ही F21 का भी है। क्यों? क्योंकि चार्ज वही है, Q1 Q2, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। एक अगर लेफ्ट पुश कर रहा है तो दूसरा राइट पुश करेगा, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। याद करो, ऐसे ही कुछ न्यूटन थर्ड लॉ में था ना, अर्थ है और हम है, हम अर्थ के ऊपर है, हम अर्थ को नीचे पुश करते हैं और अर्थ हमको एक रिएक्शन देती है ताकि हम अर्थ पे रहे, नीचे ना घुस जाए। यहाँ पे था ना, हमने नीचे पुश किया अर्थ को, अर्थ ने भी हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ऊपर पुश कर दिया। बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर F12 इक्वल टू आ गया ये Q1 Q2 बना के बिल्कुल उसको। यहाँ पर ये R21 की जगह पर मैंने नेगेटिव ऑफ R12 रख दिया क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे मिल जाएगा F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। बहुत बढ़िया कंसेप्ट बिल्डिंग टॉपिक है ये, यहाँ से हमें कूलम्स लॉ का एक और फीचर पता चलता है। तो कूलम में बस इतना ही है। कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? कूलम्स लॉ, अच्छा यहाँ एक और चीज जो मेंशन नहीं है, जो मिस हो गई, वो है ये कि फोर्स तुम देखोगे अपनी बुक में ना, कई बार वैसे लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन R³ लिखा होगा। नीचे तुम ध्यान से देखो, तुम कहोगे R³ कहां से आ गया, गलत प्रिंट हो गया। नहीं, गलत नहीं होगा, तुम ध्यान देना, वहां पर वो फोर्स का वेक्टर लगा होगा और यहाँ पर उसने यूनिट वेक्टर की जगह R वेक्टर लगाया होगा। ठीक है, तो अगर इसने यहाँ वेक्टर का यूज कर दिया ना यूनिट वेक्टर की जगह, अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर की जगह नॉर्मल रेगुलर वेक्टर लगा दिया, तो ये क्या होता है? वेक्टर पता है, वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ होना तो यूनिट वेक्टर चाहिए था, पर ये यूनिट नहीं लगा, ये पूरा वेक्टर लगा के बैठ गया। तो ये आर वेक्टर की जगह आर कैप होना चाहिए था। आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो इसको अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा तो वापस से वही बन जाएगा जो यहाँ ऊपर दिया हुआ है। एक आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, फिर मुझे ये मिल जाएगा। तो ध्यान देना, कहीं कहीं वो स्क्वायर लिखते हैं, कहीं कहीं क्यूब लिखते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होता। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं फटाफट से और फिर देखते हैं अगला क्या टॉपिक है। When the distance between two charged particles half, the force between them becomes। दो चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था R। फिर क्या हुआ? फिर भैया कोई आया और को कोई और नजदीक करके चला गया। Q1 तो अपनी जगह था, Q2 पास आ गया इसके, बोला भाई अब तो पास नहीं है, R/2 हो गया डिस्टेंस। तुम्हें बताना है फोर्स कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा। अच्छा, मेरा जो कॉमन सेंस है वो ये कहता है बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस क्यों? भाई जो चार्ज जब पास होंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे ना, दूर होंगे तो कम हो जाएगा फोर्स, पास वाले में ज्यादा फोर्स लगता है, तो यहाँ फोर्स बढ़ेगा, ये तो क्लियर है बढ़ेगा, पर डबल होगा कि 4 टाइम्स होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखो, जब ये दूर दूर थे तब कितना फोर्स रहा होगा, मैं कहता हूँ रेड पेन से के Q1 Q2 अपॉन R² रहा होगा। फिर जब ये पास आ गए तो फोर्स कितना हो गया? मैंने बोला F' हो गया भाई जी, के Q1 Q2 अपॉन R' का स्क्वायर हो गया है। और R' तुम्हें पता है क्या है? R' है R/2, आधा हो गया ओरिजिनल का। तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलता है? F' इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 4 के Q1 Q2 अपॉन R²। 4 ऊपर क्यों चला गया, इसमें डाउट है तो क्लास थर्ड फोर्थ में जाके बैठो। ये के Q1 Q2 अपॉन R² क्या है?
इसे तो मैंने रेड पेन से लिखा था ऊपर और ये यहाँ कैसे आ गया, बस तो ये फोर्स था, ओरिजिनल फोर्स था ये। तो मुझे मिलता है फाइनल आंसर एफ डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स। डी ऑप्शन इसका। देख लो ध्यान से, कॉपी में कर लेना, इसको नोट होने चाहिए कॉपी में ऐसे क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज आर डबल, दोनों चार्ज को डबल कर दिया, पहले छोटे छोटे थे फिर तुमने बड़ा बड़ा कर दिया, डबल कर दिया। एंड डिस्टेंस इज हाफ, और उसको उठा के पास ले आए, पास आ गए हैं। अब डिस्टेंस भी कम हो गया, r/2 हो गया। पहले डिस्टेंस सिर्फ r था, पहले चार्ज था q और q, अब चार्ज हो गया ट्वाइस ऑफ q एंड ट्वाइस ऑफ q, यानी q1 डैश हो गया है डबल ऑफ q1, q2 डैश हो गया है डबल ऑफ q2, r डैश हो गया है r/2। तो बताओ नया फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, नया फोर्स F डैश हो जाएगा कि Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। वैल्यू लगा देंगे, F डैश इज इक्वल टू K 2Q1 2Q2, राइटिंग भी खराब हो जाती है। इसको अगर तुम सॉल्व करो, अब डायरेक्ट करूंगा, देखो हर चीज बता नहीं सकता हूँ। 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? 2 2 का 4, और ये जो सबसे नीचे 2 का स्क्वायर है ना, ये भी 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या मैं इसको F डैश इक्वल्स टू 16 टाइम F लिख सकता हूँ? क्योंकि मैं ये जो आया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F होता है ना ओरिजिनल फोर्स था, जब तुमने चार्ज डबल नहीं किए थे, जब तुमने डिस्टेंस हाफ नहीं किया था, तब क्या फोर्स था? तब ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही तो था। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं गिवन है, ये सब तो हमें गिवन था ऑलरेडी, और फिर जो रह गया वो हमने सॉल्व कर दिया। पेज थोड़ा हमारा अलग किस्म का है, तो ऐसे थोड़ा फैला के भी लिखते हैं। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Fg and Fe represents the gravitational and electrostatic force respectively। ठीक है सर, Fg ग्रेविटेशन हो गया, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। किसके बीच का? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का। तो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, इन दोनों के बीच कुछ r डिस्टेंस, इनके बीच में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो बताना है। थोड़े बड़े बड़े नंबर आएंगे, डरना नहीं। Fg अपॉन Fe, और नीचे कुछ हिंट भी दिए, पर पहले तो मुझे फॉर्मूला बताओ, तभी मजा आएगा। Fg का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, न्यूटन बता गए, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम बता गए, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे, R1 R2 कैंसिल हो गए, बचता क्या है? G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन K चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 तो सेम है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों मास भी दोनों का सेम है। तो जरा वैल्यूज बता दो। G की वैल्यू तो यहाँ लिखी हुई है 6.6 इंटू 10 की पावर -11। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे जो याद आ रहा है वो आ रहा है ये 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -31 का स्क्वायर। वही दो बार क्यों लिख दिया? मैं स्क्वायर करने की सोच रहा था, पर फिर मुझे लगा कुछ बच्चे कहीं समझ ना पाए, एक हटा। ठीक है, तो अब आगे अपॉन K E स्क्वायर, K कितना? 9 इंटू 10 की पावर 9, E कितना? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अरे ऊपर गलत हो गया, ये मास तो दिया हुआ था रे, 1.6 नहीं होता, 9.1 होता है। गलती हो जाती है, सबसे होती है, हमसे भी हो गई। 9.1, अभी तुम मत कर देना, क्या स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे। Fg अपॉन Fm Fe
कितना आएगा? अब ये तुम कहोगे इतना सारा कैलकुलेशन, ये तो इम्पॉसिबल है सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक बार ऑप्शन देख लो ना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और ऑप्शन बहुत दूर दूर के हैं, तो मैं सिर्फ 10 की पावर से सॉल्व कर लेता हूँ। 10 की पावर -11, वो आएगा -62, फिर नीचे से एक आया -9 और ये -19, ये भी तो स्क्वायर होगा सर। -19 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे -38, ऊपर जाके +38 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी 10 की पावर, ये 82 में से 38 माइनस कर लो, मुझे मिलता है 7 - 3 44 विद नेगेटिव साइन, तो -44 की रेंज आ रही है मेरे पास। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी सबसे क्लोज है, क्योंकि मैंने तो ये छोटे छोटे लिए ना, 6.6 9 9, इन सबको भी लेता तो आ जाता 10 की पावर -40, इसलिए -44 की रेंज आती। दैट्स माय आंसर। आगे बढ़े। There are two charge, 1 microcoulomb, 5 microcoulomb, ratio of the force on, अरे देखो ये +1 माइक्रोकूलम है, ये +5 माइक्रोकूलम है। अब एक जितना फोर्स दूसरे पे लगाएगा उतना ही तो फोर्स दूसरा पहले पे लगाएगा, यही तो पढ़ा थर्ड लॉ, दे विल फॉलो द थर्ड लॉ। तो इसका रेशियो 1:1 होगा दोनों से। कैलकुलेशन नहीं करना, यार सर इसमें तो वही नहीं दिया हुआ है, कितने दूर रखा है, रेडियस भी नहीं दिया है, तो जरूरत ही नहीं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाइए। डायमेंशन पूछ लिया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का भी बहुत सारे बच्चों को तो परमिटिविटी ही नहीं पता होगा, वो जो एप्सिलॉन से पढ़ाई है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट खेलो, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर यूनिट तो वही रहेगी ना सर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, कैसे आएगा? तो सबसे पहले तो कोई फॉर्मूला बताओ जो उसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो। एक फॉर्मूला तो मुझे भी याद है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक लगा? बढ़िया। एप्सिलॉन नॉट के लिए अगर फॉर्मूला बनाना हो तो मैं बना दूंगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्यों करा? ताकि एक फॉर्मूला बन जाए एप्सिलॉन नॉट का। 1/4 पाई का तो कुछ डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन तो सिर्फ चार्ज का है, फोर्स का है, डिस्टेंस का है। चार्ज का डायमेंशन ये गलत मत कर देना, चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा a इंटू टी, ए टी, दो है तो स्क्वायर कर लो, अपॉन f का mL/t-2, r का l स्क्वायर है तो 1/2 यहाँ भी, ये तो आना चाहिए ना छोटी छोटी चीजें, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना आया? m-1, l-3, t-2 और 2-4 और a2। देखना जरा कुछ मैच हुआ तो t+4 होगा, +4, m-1 and -3 t4, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आंसर। इसका नीचे वाला देखो, अब इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूछ लिया। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ये तो अभी हमने करा है, अभी लेक्चर में तो करा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्या? एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस, अभी डिस्कस किया था। तो ये तो डायमेंशनलेस है, इट्स अ डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, तो इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। आ रहा है समझ? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दे दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, परमिटिविटी ऑफ वाटर पूछ लिया। बिल्कुल अभी जो फॉर्मूला लिखा एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है? एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम का परमिटिविटी पूछा, तो एप्सिलॉन m हैज बीन आस्क्ड, इट विल बी k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यानी k की वैल्यू तो 81 दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.8 इंटू 10 की पावर -12। देखो क्या मैच कर रहा है,
ये तो भैया पहला ही मैच कर गया। फिर से ए इज द करेक्ट आंसर। ये सब PYQs है, ये भी ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में ये। आगे बढ़ते हैं। टू चार्ज एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर, फोर्स F है, K उनके बीच में रख दिया, फोर्स कितना हो जाएगा। अच्छा तो इस ये भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन सेम फॉर्मूला तुमने फोर्स की टर्म्स में भी तो पढ़ा। फोर्स की टर्म्स में क्या है ये फॉर्मूला? फोर्स व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द चार्जेस, द फोर्स व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस। यहां से हमने डिफाइन किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी थोड़ी देर पहले ही, पीछे स्लाइड्स में जाऊंगा तो मिल जाएगा, अभी नहीं जा। के मुझे मिल गया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, फोर्स व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल बी गिवन बाय F नॉट अपॉन K। F नॉट तो तुम्हें दिया नहीं, K भी तुम्हें दिया नहीं, अच्छा F ही दिया है, तो F बाय K इज माय आंसर। तो ए ऑप्शन इसका। एक चार्ज था Q2, इनके बीच सिर्फ 1 mm का डिस्टेंस है और फोर्स है हमारे पास 18 न्यूटन। ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 mm, अच्छा इतनी ही मोटी एक ग्लास की प्लेट तुमने इसके अंदर डाल दी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लास की प्लेट लाए तो मैंने इंसर्ट कर दी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है K इक्वल्स टू 6। क्या पूछा? नया फोर्स बता दो। तो F डैश क्या होता है? न्यू फोर्स या एक डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो फोर्स होता है वो F बाय K हो जाता है। अभी पीछे जस्ट अभी एक्सप्लेन किया ना, ये F के साथ, इसी को तो हम K बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो FO ओरिजिनल फोर्स अपॉन F मीडियम वाला फोर्स इज इक्वल टू K होता है। तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, F कितना था? 18 था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया 6 का, तो अब फोर्स सिर्फ 3 न्यूटन रह जाएगा। आ रहा है क्या बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया। The law governing the force between electric charge is known as, चार्ज के बीच में फोर्सेस को कौन गवर्न करता है? एम्पियर लॉ? अरे नहीं, ओम्स लॉ? नहीं, ये तो पोटेंशियल और करंट को करता है। फैराडे भी नहीं, ये क्या करता है? ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता है, रेट ऑफ करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका आंसर जो है कूलम्स लॉ। अभी तो यार ये तो टॉपिक ही चल रहा है इसलिए इजी लग रहा है, बट अगर ये चैप्टर के लास्ट में आएगा फिर ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो प्रैक्टिस करना जरा, मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, ये आराम से पॉज कर करके देखना इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे। मैं इनके लिए अलग से एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। कूलम्स लॉ से इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब हर साल एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड मिल जाएगा। तो बहुत लंबा है, बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड है सारा का सारा, कोई डेरिवेशन तो ऐसा अभी तक नहीं हुई। तो अगले में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले टॉपिक को, और क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा, फिर अपडेट कर दूंगा। अगला लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।